वेलकम बैक गैस। मेरा नाम है शिखर पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। लेट्स क्रैक पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप ना भी करें तो चलेगा, शेयर ज़रूर करें क्योंकि ऐसी नॉलेज और ऐसे क्वेश्चन सीरीज शायद ही आपने कभी पहले देखी हो। तो देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको बेसिकली यहाँ पे सीडीपी के टॉप कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। जी हाँ, प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे और वो सीडीपी के होंगे। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यानी बालक के विकास और उसकी अवधारणा के बारे में। तो वहीं से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हुए हैं और आज की जो हमारी सीरीज़ में है वो टॉप 5 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। और उस क्वेश्चंस में डीप एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बोला था कि मैं आपको डीप एनालिसिस के साथ पढ़ाऊँगा, तो बस वैसा ही है डीप एनालिसिस मेरा। चूँकि ये सेकंड वीडियो फर्स्ट वीडियो है क्वेश्चन सीरीज़ का, ये फर्स्ट वीडियो है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज के वीडियो में। जैसा कि यहाँ पे थंबनेल आपको दिख रहा है, टॉप 5 सीडीपी क्वेश्चन एंड दियर एक्सप्लेनेशन। अगर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वर्ड यूज़ किया है तो आपको बेसिकली एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। इस बात से आप बिल्कुल भी हिचकिएगा मत कि यहाँ पे ऐसा काम बिल्कुल नहीं होगा कि फालतू के थंबनेल लगा दिए जाएँ और उन पर अप्लाई ना किया जाए। ये मेरे टीचर ने भी मुझे नहीं सिखाया है, उन्होंने भी मुझे इतना ही सिखाया है कि जितना जो भी प्रॉमिस करो या जो भी काम करो उसको पूरी शिद्दत से करो। तो और मैं आप सभी को भी, आप सभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि जितना भी काम करो आप उतनी शिद्दत से करो। पढ़ाई करो तो शिद्दत से करो, वरना मत करो। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्वेश्चन सीरीज को। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जो है भारत में लड़कियों में शारीरिक विकास और आम तौर पर डैश साल की उम्र में और लड़कों में डैश साल की उम्र तक हो जाता है। ये जो है हमारा क्वेश्चन कहाँ से है, वंशानुक्रम और वातावरण टॉपिक से है। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँगा। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो हमारा है बी। जी हाँ, 14 साल और 16 साल। यानी भारत में जो शारीरिक विकास है वो आम तौर पर 14 साल की उम्र में लड़कियों में और 16 साल की उम्र में लड़कों में हो जाता है। अब आपके इस दिमाग में कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, मैं उनको एक एक करके बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि लड़कियों में 14 साल और लड़कों में 16 साल क्यों। तो इसका जवाब है कि ये परिपक्वता जो होती है ये लड़कियों में 2 साल पहले आ जाती है लड़कों की तुलना में। लड़कियों में जो शारीरिक परिपक्वता होती है जिसको हम इंग्लिश में पबर्टी एज बोलते हैं, आपने बायोलॉजी के टर्म में भी सुना होगा पबर्टी एज। वहाँ पे 12 to 14 पबर्टी एज को मेंशन किया गया है। तो 12 to 14 इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि 12 जो होता है वो हमारा इनिशियल होता है। यहाँ पे 12 और 14 क्यों नहीं हो रहा, आपको ये लग रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पबर्टी एज को मैंने आप लोगों ने पढ़ा होगा, यौना जिसको बोलते हैं यौनारंभ, वो 12 साल। तो 12 साल में वो स्टार्ट होता है और 14 साल में वो ख़त्म होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली चीज़ ये भी है कि 12 साल में जो कोई चीज़ स्टार्ट होती है उसको हम इनिशियल स्टेज का बोलते हैं और जहाँ पे वो ख़त्म होती है वो फाइनल स्टेज। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है वो भारत में लड़कियों में शारीरिक विकास की बात किया हुआ है। आमतौर पर जो परिपक्वता पूरी तरीके से आ जाती है वो किस टर्म में या किस वर्ष में आती है। तो उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो 14 ईयर्स के एज में लड़कियों में और 16 साल की उम्र में लड़कों में ये परिपक्वता आती है। और हमारा आंसर जो करेक्ट है वो बी ऑप्शन हमारा इस पर करेक्ट होता है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हम जब सीडीपी पढ़ेंगे तो उसमें और सारी चीज़ें जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रारंभ में शिशु का व्यवहार कैसा होता है। ऑप्शन ए प्रारंभ, ऑप्शन बी तर्कसंगत, ऑप्शन सी अपरोक्ष, ऑप्शन डी अस्वाभाविक।
तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वाभाविक। जी, स्वाभाविक यानी वह जो अपनी जो भी प्रतिक्रियाएं करता है वो उसके मूल संवेगों पर प्रभावित मूल संवेगों पर आधारित होती हैं। अब मूल संवेग क्या है? मूल संवेग आपको मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार के मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार के मूल संवेग बताए गए हैं। तो इनमें से मैं कुछ आपको बताता हूँ। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो वो उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो बनावटी नहीं होती है। भूख लगी है तो वो रोएगा, चोट या दर्द है तब भी वो रोएगा, या कोई अन्य प्रतिक्रिया है तब भी वह हंसेगा या रोएगा। और रोदन जो इसका होता है अलग अलग प्रकार, जब भूख लगेगी तो वो अलग प्रकार से रोएगा, और जब चोट लगेगी तो अलग प्रकार से रोएगा। माँ से बिछड़ने पर वो अलग प्रकार से रोएगा। वहीं पर अगर हंसने की मुस्कुराने की बात करते हैं, इसमें बोलते हैं कि बच्चे की जो मुस्कान होती है वो खुशनुमा होती है। तो बनावटी कोई भी चीज़ नहीं होती है, इसलिए इसको हम स्वाभाविक बोलते हैं। यानी इसके स्वभाव में जो भी संवेग इसके जन्मजात जन्मजात अभिप्रेरक भी इसको हम बोलते हैं। तो जन्मजात इसको जो भी मूल संवेग मिले हुए हैं उसी के अनुसार ये कार्य करता है। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सामान्य बुद्धि या जी फैक्टर, इंग्लिश में बोले तो जी फैक्टर की अवधारणा किसके द्वारा सबसे पहले दी गई थी? जी हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, सर्वप्रथम सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए है थर्स्टन, ऑप्शन बी है स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, और ऑप्शन डी है कटल। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पीयरमैन। जी हाँ, इन्होंने बुद्धि के सामान्य बुद्धि में या बुद्धि में आप बोल सकते हैं अवधारणा थी, दो अवधारणा दी थी। एक दिया था जी फैक्टर और दूसरा था हमारा यस फैक्टर। दो प्रकार के फैक्टर इन्होंने बताए थे। जी फैक्टर के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? जी फैक्टर में वो चीज़ें आती हैं जो जी फैक्टर में सामान्य कार्य आते हैं। सामान्य कार्य का मतलब उठना, बैठना, खेलना, कूदना, या दिनचर्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दिनचर्या। तो जो डेली रूटीन होता है वो हमारा जी फैक्टर यानी सामान्य बुद्धि में आएगा। वहीं पर अगर हम एस फैक्टर की बात करें एस फैक्टर की, तो एस फैक्टर में हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर कारक आते हैं। जैसे कि वह फैक्टर हर इंसान में उपलब्ध हो यह ज़रूरी नहीं। जैसा कि आप सभी हैं, आप सभी के अंदर किसी के अंदर आर्टिंग का शौक़ होगा, तो वो आपकी स्पेशल फैक्टर यानी विशिष्ट बुद्धि है। किसी के पास गेमिंग खेलने का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, किसी के पास फ़ोन चलाने का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अच्छा वे होगा, या किसी के पास अच्छा वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस होगा या तरीका होगा, या कोई खाना बहुत अच्छा, पकवान बहुत अच्छे बनाती होंगी गृहिणियाँ जो होंगी, या जो हमारी बहनें होंगी। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के फैक्टर हम सबके पास अलग होते हैं। कहने का मतलब जीज फैक्टर जो होता है ये जनरल होता है, ये सभी में पाया जाता है। और वहीं अगर हम एस फैक्टर की बात करें तो ये स्पेसिफिक किसको बोलते हैं? स्पेसिफिक यानी विशिष्ट फैक्टर, ये कुछ ही में पाया जाता है, सब में ये नहीं पाया जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो स्पीयरमैन है। और आप जो थर्स्टन, गिलफोर्ड और कैटल देख रहे हैं, इन सभी के बुद्धि परीक्षण के बारे में भी मैं आप सभी को आगे चल के जब कॉन्सेप्ट के वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। गिलफोर्ड, कैटल, जैसे इनका नाम है आरबी कैटल। आरबी कैटल तरल एवं बुद्धि का सिद्धांत दिया था, यानी सॉलिड एंड फ्लूइड फिल्ट्रेशन थ्योरी इन्होंने दी थी। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा आज का जो अगला प्रश्न है ये पेडागोजी के बेस पर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है कि आपकी कक्षा का एक छात्र खगोल शास्त्री क्या बनना चाहता है? खगोल शास्त्री बनना चाहता है। उसके पास किस तरह की बुद्धि आवश्यक रूप में चाहिए? अब खगोल शास्त्री बनना चाहता है तो जैसा कि आप समझते हैं खगोल शास्त्री में उसे अपने प्रकृति के बारे में बेहतर तरीके से संज्ञान होना चाहिए। संज्ञान का मतलब समझ होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो
बेसिकली वो शारीरिक गति संवेदी बुद्धि वाला नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक गति संवेदी वाले बुद्धि के अंदर, बुद्धि वाले इंसान या बालक के अंदर, इनमें वो लोग आएंगे जो जिम्नास्टिक होते हैं या जो प्लेयर होते हैं। भाषाई बुद्धि में आपके राइटर आ जाएंगे, लेखक आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? आपके भाषाई बुद्धि में आपके लेखक आ जाएंगे। सी ऑप्शन को छोड़ते हैं और डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक का मतलब है वह इंसान जो दूसरों को समझता हो, इंटरपर्सनल। और जो हमारा सी ऑप्शन यानी प्राकृतिक, जो कि इसका सही आंसर है। प्राकृतिक बुद्धि वाले इंसानों को खगोल शास्त्री बनने में आसानी होती है, क्योंकि उन्हें प्रकृति के बारे में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। उन्हें पता होता है कि प्रकृति में नदी किस प्रकार से बहती है, भूकंप क्यों आता है, या अन्य जितनी भी मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती हैं। ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि उन्हें प्रकृति के बारे में जानकारी रखना ही होगा, तभी वो खगोल शास्त्री बन सकते हैं। और इसी में हम जैसे अंतर्वैयक्तिक एक टर्म आता है आपका अंतर्वैयक्तिक, जो बहुत ही कंफ्यूजन करता है। और एक आता है अंतःवैयक्तिक। एक इंटर है, एक इंटर पर्सनल है और एक इंट्रा पर्सनल है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। इसको जब भी मैं सीडीपी पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपको बस अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि अंतर्वैयक्तिक में हम दूसरों के लिए, दूसरों के भावों को, दूसरों के विचारों को, दूसरों की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और अंतर्वैयक्तिक में इंसान स्वयं की चीज़ों को, स्वयं के विचारों को समझने की कोशिश करता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी। वैसे तो मेरे जो इतने भी 5 के 5 क्वेश्चन वेरी आईएमपी थे, बट इस क्वेश्चन को मैं उससे भी ज़्यादा आईएमपी पे लिस्ट में रखूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप चलिए देखते हैं क्या है। स्किनर ने किस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि, आपने शायद इस विधि का नाम भी नहीं सुना होगा। मैंने बोला था कि मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा इंट्रोडक्शन के वीडियो में, वैसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने शायद ही कहीं सुने या देखे हों। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि को विकसित किया तो किस सिद्धांत के अंतर्गत था? अब इसका सिद्धांत जो है, आपको अगर स्किनर का सिद्धांत पता होगा तो आपके लिए आंसर ढूंढना बहुत ही आसानी हो जाएगी। और अगर आपको आंसर नहीं पता होगा, उनके सिद्धांत के बारे में नहीं पता होगा, तो आप उसमें उलझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। दूसरा हमारा क्या है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत और बंधन का सिद्धांत। तीसरा हमारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और चौथा हमारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये स्किनर का है सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसमें वही खरगोश वाला है जिसके अंतर्गत बालकों को कोई भी जब तरीका पढ़ाते हैं तो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके बड़े पार्ट को हम पढ़ाते हैं। छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके फिर बड़े पार्ट को पढ़ाते हैं। चलिए इसके बारे में और चीज़ें जानते हैं। जैसे पहला हमारा है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हमारा कोहलर ने दिया था। कोहलर जो कि एक गेस्टाल्टवादी थे। मेरी सीडीपी की क्लास में आपको ये भी बताया जाएगा कि गेस्टाल्टवादी क्या होता है, गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन सीरीज पर फोकस करेंगे। और तीसरा जो हमारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये हमारा पावलोव ने दिया था। आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, पावलोव ने अपना प्रयोग भूखे कुत्ते पर किया था। और जो चौथा ऑप्शन है हमारा, ये है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर किया था। किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। इस बिल्ली को उन्होंने मंजूषा बॉक्स में रखा हुआ था। किस बॉक्स में रखा हुआ था? कई बार प्रश्न आया हुआ है कि थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को किस बॉक्स में रखा हुआ था। तो उस बॉक्स का नाम है मंजूषा बॉक्स। तो धन्यवाद। आज की क्वेश्चन सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए।
और सतर्क रहिए। जय हिंद।